ऑफ एयर हम आज स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन देखेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन देखेंगे, वहां पर ये वर्ड आएगा, ठीक है। आप डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 डेसिमाइल कैलिब्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर ये वर्ड आएगा। जब ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं मालूम रहेगा तो आप समझने में दिक्कत होगा। लेकिन इसको बताने से पहले हम एक चीज बताते हैं। ये एक कोल सीम है और इसका ये रूफ और ये फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो स्टेप के स्टार्टर इसके ऊपर रहेंगे, ये स्टार्टर के प्रेशर से कई बार कहीं का रूप जो है वीक हो जाता है सपोर्ट लगाने के बावजूद भी। और मान लो ये पोर्शन का रूप जो है क्या हो गया, फॉल हो गया, गिर गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा बन जाएगा ना, ये गड्ढा बन गया। ये जो गड्ढा बना इसी को बोलते हैं रूफ कैविटीज। क्या बोलते हैं, रूफ कैविटी। रूप में कैविटी हो गया, कैविटी मतलब होल टाइप का, गड्ढा टाइप का बन गया, ठीक है। तो हम इसी सिम में काम कर रहे हैं, इस सिम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हवा होगा, यहाँ जो हवा होगा, इस हवा का भी महत्व रहेगा ना, वही जनरल बॉडी ऑफ एयर में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए जनरल बॉडी ऑफ एयर किसको बोलते हैं, जो आपका कोलसी में जो सामान्य वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो जनरल एटमॉस्फेयर है, वही तो आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर हुआ, ठीक है। इसमें किसको और शामिल करते हैं, जो हम यहाँ रूफ कैविटीज बताए, यहाँ जो हवा है उस हवा को भी इस जनरल बॉडी ऑफ एयर में शामिल करते हैं। लेकिन शामिल क्या नहीं करते, जो सील्ड अप एरिया का जो हवा होगा उसको शामिल नहीं करते जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और कोयला में या उससे सटे हुए रॉक्स में यदि बोरहोल किया है तो उस बोरहोल में जो हवा है उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर में शामिल नहीं करते हैं। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है। देखिए क्या बोला हम, जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स क्या बोला, पहली बात क्या बोला, द जनरल एटमॉस्फेयर इन अ कोल सीम, द जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम। सिंपल से इतना ही ना बोला, जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स क्या बोला, द जनरल एटमॉस्फेयर इन अ कोल सीम। कोल सीम में जो जनरल एटमॉस्फेयर मतलब हवा, जो सीम में हवा है, जो उसका जितनी भी गैसेस वहां पे होगी हवा के साथ, उस सबको मिला के क्या बना, जनरल बॉडी ऑफ एयर बना। इसमें किसको और शामिल करते हैं, इंक्लूड्स मतलब शामिल करना, सम्मिलित करना, इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन रूफ कैविटीज। रूप में यदि कैविटीज है तो उसकी भी हवा को हम जनरल बॉडी ऑफ एयर में शामिल करते। इतना ही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन जो शामिल नहीं करते वो भी लिखना है। इतना पहले याद रख लीजिएगा कि क्या शामिल करते और क्या शामिल नहीं करते, खत्म हो गया। जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमॉस्फेयर इन अ कोल सीम एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर, सॉरी ई लगेगा, एटमॉस्फेयर इन रूफ कैविटीज, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करते बोले थे अभी हम हिंदी में जब बोल रहे थे, क्या बोले थे, बट डज नॉट इंक्लूड द जनरल एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर इन अ सील्ड अप एरिया। जो हम जब डिप्लेनिंग करते हैं, जो पैनल को गोड आउट कर दिया, जैसे कोयला निकाल लिया तो उस पैनल को सील करना होता है, आग लग गया तो सील करना होता है, स्पॉन्टेनिटी हो गया तो सील करना पड़ता है, ओल्ड वर्किंग को सील करना पड़ता है। तो जो सील्ड अप एरिया, उसकी हवा को हम जनरल बॉडी ऑफ एयर में शामिल नहीं करते। एक और दूसरा क्या बताया था, कोयला में या उससे सटे हुए रॉक्स में यदि बोरहोल किया तो उसकी भी हवा को शामिल नहीं करते। बट डज नॉट इंक्लूड द एटमॉस्फेयर ऑफ सील्ड ऑफ एरिया आर इन एनी borehole or in any borehole drilled
in coal are adjacent rock। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में जनरल एटमॉस्फेयर इन अ कोल सीम इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन रूफ कैविटीज बट डज नॉट इंक्लूड द एटमॉस्फेयर ऑफ सिल्ड ऑफ एरिया और इन एनी बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल और एडजेसेंट रॉक। ठीक है, आपको लिखने टाइम भी ऐसे ही लिखेगा, आपको लिखने में भी इजी रहेगा, जो आपके कॉपी को चेक करेगा उसके लिए भी इजी रहेगा, आपको समझने में भी इजी रहेगा। जनरल बॉडी ऑफ एयर ये भी दो टाइप का होता है, एक जनरल बॉडी ऑफ एयर रिटर्न एयर होगा और एक जनरल बॉडी ऑफ एयर इनटेक एयर का रहेगा। इनटेक एयर जो शुद्ध हवा माइंस के अंदर गुजरती है उसको इनटेक एयर बोलते हैं, और जो माइंस के डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए जब बाहर निकलता है तो वो जिस रास्ते से बाहर निकलेगा वो रिटर्न एयर कहलाता है। जो रिटर्न एयर में हवा का कंपोजिशन रहेगा दैट इज नोन एज जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे जब वेंटिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जनरल बॉडी ऑफ एयर का डेफिनेशन हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। क्या देखेंगे? गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री, तभी स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन को समझने में मदद मिलेगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसको आप कहीं कहीं सिर्फ इतना लिखा पाइएगा, समझ जाना कि यही बात लिखी। डिग्री 1 गैसीमाइन बोल दिया या डिग्री 1 गैसेस सीम बोल दिया या डिग्री 1 बोल दिया, मतलब इतना लिखा हुआ मानेगा कि गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री है, डिग्री 1 गैसीमाइन है, डिग्री 1 भी लिखा है, कहीं डिग्री 2 लिखा है तो समझ जाइएगा डिग्री 2 गैसीमाइन बोल रहा है, डिग्री 3 लिखा है समझ जाइएगा गैसेस सीम ऑफ द थर्ड डिग्री बोल रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो हम किसमें देख रहे हैं? डिग्री 1 गैसीमाइन का डेफिनेशन देख रहे हैं। इसको डिफाइन करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया है। वही क्राइटेरिया को नहीं समझने से कई बार गलती करते हैं। पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया बोले? 3 क्राइटेरिया है। पहला बात क्या बोलता है डिग्री 1 गैसीमाइन के डेफिनेशन में कि यदि जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनफ्लेमेबल गैस, गैस मतलब इनफ्लेमेबल गैस मिलता हो या ना मिलता हो तब भी उसको किसमें शामिल करेंगे हम? फर्स्ट डिग्री गैसीमाइन में। एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा, यदि इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो उसका परसेंटेज 0.1 से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? तीसरा क्राइटेरिया बोलता है कि 1 टन कोयला यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके पीछे जो है आपको 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस नहीं निकलना चाहिए। मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोई बहुत दिक्कत है क्या इसमें? कितने क्राइटेरिया बताए भैया? 3 क्राइटेरिया। गैसेस सीम ऑफ द डिग्री, गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री या डिग्री 1 गैसीमाइन का डेफिनेशन को बताने के लिए कितने क्राइटेरिया बताए? 3 क्राइटेरिया बताए। गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री मीन्स ए कोल सीम, मीन्स ए कोल सीम। गैसेस ऑफ द फर्स्ट डिग्री मीन्स ए कोल सीम। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या बोले थे? कि जिसमें गैस मिलता हो, जिसके जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनफ्लेमेबल गैस मिलता हो या ना मिलता हो तो भी उसको हम गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? वेदर, WHETHER, वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस। IG लिख दिया मतलब इनफ्लेमेबल गैस। वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड, in the जनरल बॉडी ऑफ एयर। GBA लिख दिया हम, जो हम पहले आपको डेफिनेशन बताए थे, जनरल बॉडी ऑफ एयर। आप लोग पूरा लिखेंगे इसको। वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर इन इट्स
इन इट्स बिलो ग्राउंड वर्किंग, बिलो ग्राउंड या अंडरग्राउंड वर्किंग भी लिख सकते हैं आप, बिलो ग्राउंड वर्किंग्स। पहला क्राइटेरिया क्या बोला, हम पहले बोले थे कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंटरनल गैस मिलता हो या ना मिलता हो तो भी उसको हम डिग्री 1 गैस में बोलेंगे। एक क्राइटेरिया देखिए अंकल का, वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर इन इट्स बिलो ग्राउंड, बीजी मतलब बिलो ग्राउंड वर्किंग्स। वेदर और नॉट मतलब मिलता हो या ना मिलता हो इनफ्लेमेबल गैस तो भी उसको डिग्री 1 गैसीमैन के डेफिनेशन में डालेंगे, कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा क्या बोला, when inflammable gas is detected, यदि inflammable gas क्या है, मिलता है, तब क्या बोला था, कितना परसेंटेज रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा inflammable gas का 0.1। when inflammable gas is detected, the percentage of inflammable gas, आप यहाँ परसेंटेज लिखिएगा, the percentage of inflammable gas is not more than 0.1। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला, यदि गैस मिलता है, इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया क्या, और मतलब अथवा द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस मतलब इनफ्लेमेबल गैस के निकलने की दर, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस कितना बताए थे, 1 क्यूबिक मीटर, 1 टन कोयला प्रोडक्शन यदि हम करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। क्लिष्ट भाषा में मत जाइए, सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितने क्राइटेरिया बोले हैं, डिग्री 1 गैसी सीम को हम बताएंगे जब डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 तीनों बता देंगे, तब इनका मीनिंग बताएंगे कि डिग्री 1 में क्या होता है, डिग्री 2 में क्या होता है, डिग्री 3 में क्या होता है। क्या बोला डिग्री 1 गैसीमाइन के लिए 3 क्राइटेरिया बोले, यदि जनरल बॉडी ऑफ एयर में यदि इनफ्लेमेबल गैस मिलता है या नहीं मिलता है तब भी उस कोल सीम को हम डिग्री 1 ही बोलेंगे। यदि इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस 0.1 से अधिक नहीं होगा। और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस जो है 1 टन कोयला का यदि हम प्रोडक्शन करते, पर टन बोला, पर टन मतलब 1 टन कोयला का प्रोडक्शन करते हैं तो रेट ऑफ इमिशन जो है वो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री 2 और डिग्री 3।